से देखते हुए रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। कल गहलोत कैबिनेट की अहम बैठक होगी सीएमआर में। कल शाम 7 बजे ये बैठक की जानी है। तो ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स भी इसमें मौजूद रहेंगे। अहम लोग जो फैसले लेंगे वो इस बैठक में शामिल रहने वाले हैं। गहलोत कैबिनेट की ये बैठक है मुख्यमंत्री आवास पर। कल शाम 7 बजे ये बैठक की जाएगी। तो इस बैठक में कई अहम विषयों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जा सकते हैं। प्रदेश की तरक्की को लेकर, महंगाई को कम करने को लेकर और इसके साथ साथ कई और सरकारी योजनाएं जिनका फायदा लोगों तक पहुंचाया जा सके, इन तमाम बातों को लेकर इस बैठक में खास चर्चा की जाएगी। तो कल शाम 7 बजे का वक्त रखा गया है गहलोत कैबिनेट की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। इस बैठक में कई फैसले किए जा सकते हैं और यही वजह है कि सबकी निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई हैं। बाबूलाल घायल सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, कल महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक, क्या जानकारी? जी देखिएगा, कल शाम को सीएमआर में बैठक होने जा रही है और लंबे अरसे बाद कल बैठक है। और इस वक्त जब बैठक होगी, जब स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य जयपुर में हैं, चेयरमैन जयपुर में हैं, तो दिन भर कल जो वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री हैं और पीसी के जो मेंबर्स हैं, वो इस बैठक में जब शामिल होंगे स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों के साथ, उसके बाद में शाम को बैठक होने जा रही है। तो सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं उनका धरातल पर फीडबैक क्या है और किस तरह से जनता सरकार की योजनाओं के बारे में अपने विचार रख रही हैं, इस पर भी चर्चा होगी। क्योंकि मंत्री दौरे करके आए हैं, पूरा फीडबैक लेकर के आए हैं, किस तरह से सरकार को रिपीट किया जा सकता है और जनता और क्या चाह रही है। अभी महीना भर है आचार संहिता लगने में, तो ऐसी स्थिति में और नया क्या क्या किया जा सकता है, तो उसको लेकर के भी चर्चा होगी। कुछ नई घोषणाएं भी कल की बैठक में हो सकती है, नए फैसले सरकार ले सकती है। तो बड़े उत्साह के साथ और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लगता है कि जो फिजा है वो अभी अनुकूल है सरकार के, इसलिए बड़े उत्साह के साथ कल कैबिनेट की बैठक भी होगी और कुछ जो पेंडिंग फैसले चल रहे हैं उनको भी कल यानी कि पूरा बिल्कुल बाबूलाल, योजनाएं धरातल पर कितनी लागू हो सकी, इन्हें लेकर तो समीक्षा की जाएगी। कुछ नई योजनाएं भी लागू की जा सकती हैं, कुछ बड़े ऐलान भी किए जा सकते हैं। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सिरसी रोड पर सड़क हादसा हुआ। हादसे में 15 लोग घायल हो गए हैं। 15 लोगों को एसएमएस ट्रॉमा सेंटर लाया गया है। तो अस्पताल पहुंचते ही एक घायल ने दम तोड़ दिया। ये बड़ी सूचना निकलकर सामने आ रहा है, जबकि 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो एक भीषण सड़क हादसा हुआ है जयपुर से। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सिरसी रोड पर ये सड़क हादसा हुआ जिसमें 4 की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है, जबकि एक ने अस्पताल पहुंचते ही दम तोड़ दिया है। तो एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर में जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। कुल 15 लोगों के घायल होने की सूचना मिल रही है, जिनमें से एक ने दम तोड़ दिया है, जबकि 4 और की स्थिति बेहद गंभीर बताई जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में मिशन वापसी के लिए बीजेपी ने विधायक प्रवास योजना के तहत अन्य राज्यों के विधायकों को राजस्थान की विधानसभा सीटों पर भेजा है। ये सभी विधायक क्षेत्र का फीडबैक पार्टी के पास पहुंचाएंगे। दौसा में मौजूद बीजेपी विधायक महेंद्र पाल सिंह ने दौसा सांसद जसकौर मीणा की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। महेंद्र पाल ने कहा कि सांसद जसकौर मीणा की कार्यशैली को देखकर लगता है कि वे कांग्रेस की सांसद हैं। उन्होंने कहा कि मंच से लालसोट के स्थानीय विधायक प्रसादी लाल मीणा की प्रशंसा करती हैं और कहती हैं कि ये सालों तक विधायक रहेंगे। ऐसा लग रहा है मानो वो बीजेपी की नहीं कांग्रेस की सांसद हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ कार्यकर्ताओं ने शिकायत की है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों के नाम लिखे जाते हैं और भाजपा के नाम नहीं लिखे जाते। जो बातें आई, जो मुझे जहां तक पता चला है कि कार्यकर्ताओं ने उस पट्टिका पर नाम को लेकर के विवाद हुआ था। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हमारी सांसद महोदया उस विधायक का 2 घंटे इंतजार करती हैं। अब आप कल्पना करिए कि वो भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं कि कांग्रेस की सांसद हैं। ये मुझे जो है ऐसा लगा कि वो कांग्रेस की सांसद है।
वो भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं। 60% केंद्र सरकार का है, 40% राज्य सरकार का। उस पट्टिका पर अगर किसी का नाम होना चाहिए था जो नियम के अनुसार, तो ऊपर अपने सांसद का नाम, ठीक है, वो ऊपर है। नीचे यहाँ के स्थानीय माननीय जो है प्रसादी लाल मीणा जी का नाम उस पर होना। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। टोंक जिले की 4 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है, लेकिन 4 सीटों के लिए तकरीबन 100 प्रत्याशियों की दावेदारी चिंता बढ़ा रही है। रविवार को देर रात तक पर्यवेक्षक रघुवीर मीणा ने दावेदारों से 1 to 1 होकर हर आवेदक से टिकट मिलने का मजबूत पक्ष जाना और पार्टी के फैसले के साथ खड़े रहने का आश्वासन भी लिया। टोंक विधानसभा पर सचिन पायलट ने आवेदन नहीं किया। ब्लॉक स्तर के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल पर्यवेक्षक से मिलकर टोंक से पायलट को टिकट देने की मांग करता नजर आया। टोंक विधानसभा क्षेत्र के लिए सचिन पायलट के अलावा 18 आवेदन आए, जिनमें से 14 दावेदारों से पर्यवेक्षक ने 1 to 1 संवाद किया। देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हरीशचंद्र मीणा समेत 34 आवेदन मिले हैं। तो लगातार आवेदन दिए जा रहे हैं, अब देखना है कि किसे टिकट मिलती है। रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक खत्म हो चुकी है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की जयपुर में जो बैठक चल रही थी वो अब खत्म हो चुकी है। जयपुर में वरिष्ठ नेताओं के साथ ये बैठक हुई। पीसीसी वॉर रूम में प्रदेश चुनाव समिति के नेताओं के साथ ये महत्वपूर्ण बैठक की गई। अगले 3 दिन तक लगातार बैठकों का सिलसिला चलता रहेगा। प्रदेश के सभी जिलों और संभागों के नेताओं के साथ चर्चा की जा रही है। 3 से 5 संभावितों का पैनल बनकर तैयार होगा। तो टिकट किसे दिया जाए, इसे लेकर चिंतन किया जा रहा है, क्योंकि दावेदार काफी ज्यादा हैं। ऐसे में मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। हालांकि कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि जितने ज्यादा दावेदार हैं उतना पार्टी के लिए बढ़िया है। एक हेल्दी कंपटीशन है यहाँ पर और सभी को मौका दिया जा रहा है कि वो अपनी दावेदारी पेश कर सके। लेकिन इस बैठक में माथापच्ची की जा रही है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर टिकट किसे दे। कांग्रेस का कहना है कि जो जिताऊ उम्मीदवार हैं उन्हें टिकट दिया जाएगा। भाई भतीजावाद यहाँ पर मायने नहीं रखता है। तो वहीं ये भी कहा जा रहा है कि धरातल पर जिन कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया है उन लोगों को टिकट दिया जाएगा। अब कई सारे दावेदारी जता रहे हैं। उनका कहना है कि वो जीतने का वादा रखते हैं और उन्होंने खूब मेहनत भी किया है पार्टी के लिए। सहयोगी बाबूलाल धायल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, बैठक खत्म हो चुकी है, क्या अपडेट? जी, बैठक तो खत्म हुई है, लेकिन अब 1 to 1 संवाद किया जा रहा है। 1 to 1 फीडबैक ले रहे हैं और तमाम जो नेता हैं उनसे राय मशवरा किया जा रहा है। सरकार कैसे रिपीट की जाए, मुद्दे क्या हो, जनता के सामने ऐसे कौन से इश्यू रेज किए जाए कि इसमें बीजेपी पिछड़ जाए और कांग्रेस की तरफ फिर से जो है जनता उनको आशीर्वाद दे। तो इस पर तमाम चर्चाएं हो रही। तमाम नेताओं से पहले साझा मीटिंग की गई है और उसके बाद में अब 1 to 1 संवाद किया जा रहा है। स्क्रीनिंग कमेटी पूरी सच्चाई जानना चाहती है, पूरी हकीकत जानना चाहती है, क्योंकि उनको बहुत काम करना और ये पहली बैठक हो रही है आज। तो इस दिशा में उन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। तमाम नेताओं से राय मशवरा करना, उनके इलाकों की पूरी जानकारी लेना, जहाँ जहाँ वो दौरे करके आए हैं वहाँ का फीडबैक क्या है, वहाँ धरातल पर इश्यूज कौन से हैं और किन मुद्दों को चुनाव में उठाया जाए जिससे कि जनता जो उनके साथ खड़ी हो जाए। क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी से पार पाने के लिए बहुत कुछ बेहतर तरीके से करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मुश्किलें पेश आएंगी। 25 साल में सरकार रिपीट नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में कुछ अलग करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। तो वही अलग करने का जिम्मा गौरव गोगोई के कंधों पे राहुल गांधी ने डाला है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनको इतना बड़ा जिम्मा दिया है। तो स्क्रीनिंग कमेटी को एक एक कदम बहुत ही सोच समझ कर फूंक कर उठाना पड़ेगा और इसी दिशा में वो आगे बढ़ते हुए एक एक नेता से फीडबैक ले रहे हैं और सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान की जनता क्या वापस गहलोत सरकार को रिपीट करना चाहती है। तो उसी कड़ी में सारी चीजें की जा रही हैं, क्योंकि राय बहुत महत्वपूर्ण होती है और गौरव गोगोई सुलझे हुए नेता माने जाते हैं और धरातल पर चलते हैं हमेशा। तो वो ग्रास रूट का जो फीडबैक है वो असली फीडबैक चाहते हैं। उनको नहीं चाहिए कि कोई उनको बड़ा चला करके बातें उनको समझाए या कहे, तो वो इन चीजों से परे हट करके सारी चीजों को करना चाहते हैं। तो इसी कड़ी में अब 1 to 1 संवाद करके एक एक नेता से बात कर रहे हैं। बाबूलाल, जो जरूरी जानकारी है वो पहुंच सके और ग्राउंड रिपोर्ट सही मायने में पहुंच सके, इसे लेकर ये 1 to 1 संवाद भी बेहद जरूरी है। आप नजर बनाए रखिएगा इस पर भी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।
रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। रामेश्वर डूडी के हेल्थ को लेकर इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आपको बता दें। रामेश्वर डूडी की हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है। ब्रेन हेमरेज के बाद वो लगातार कोमा में है। एसएमएस अस्पताल के न्यूरो आईसीयू में उन्हें एडमिट किया गया है। रामेश्वर डूडी का कल ऑपरेशन किया गया था। सर्जरी के जरिए जो ब्लड क्लॉटिंग थी उसे बाहर निकाला गया था। तो वहां पर नेताओं के पहुंचने का भी सिलसिला जारी है, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी पत्नी के साथ उनका हालचाल लेने पहुंचे और उससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी मुलाकात की। तो वहीं आज भी लगातार नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इससे पहले बीडी कल्ला भी एसएमएस अस्पताल पहुंचे और डॉक्टर से रामेश्वर डूडी के हालचाल को लेकर जानकारी ली। तो कल यह ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर अचल शर्मा के निर्देशन में चिकित्सकों की टीम ने ऑपरेशन किया था और डॉक्टर अचल शर्मा ने बताया कि कल ऑपरेशन के बाद ब्लड क्लॉट को बाहर निकाल लिया गया था। और सहयोगी महेश एसएमएस अस्पताल से इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, कुछ अपडेट है क्या हेल्थ को लेकर? ठीक है, बिल्कुल। जो रामेश्वर डूडी कांग्रेस नेता है, उनकी अभी जो तबीयत है वो स्थिर बताई जा रही है, यानी कि अभी भी जो है गंभीर हालत जो है वो उनकी यहाँ पर कही जा रही है। उनके सेहत में सुधार की जो उम्मीद है वो तमाम समर्थकों, उनके जो परिचित हैं उन सबको है और यहाँ पर उनके लिए दुआएं जो है वो की जा रही है। और यहाँ पर न्यूरो आईसीयू जो वार्ड है उसके अंदर अब उनको यहाँ पर रखा गया है। और जो यहाँ पर जो जाट समाज के नेता है राजाराम मील, वो पहुंचे हुए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश है। आप सर अभी होकर के आए अंदर, किस तरह का अपडेट आपको मिला है और क्या बोला गया है? उनके स्वास्थ्य को लेकर के जो चिंताएं हैं कई लोगों में है। सुधार साइड बता रहे हैं, चित्र है वो ऑपरेशन के बाद में मतलब डाउनफॉल बंद हुआ, सुधार साइड चल रहे हैं। बाकी ये जो लाखों आदमी दुआएं जो कर रहे हैं ये काम आएगी और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में वो हमारे साथ रहे और परिवार के साथ रहे। ये हमारी आशा और उम्मीद है। हम सोचते हैं कि मालिक ठीक करेंगे। बाहर के विशेषज्ञों को भी बुलाने की बात हो रही थी कि बाहर से भी कोई हाँ, वो तो अब इतने बड़े आदमी हैं तो हर तरह की पूरी कोशिश की जाएगी। वो तो कि कहीं से कोई विदेश से भी राय लेनी पड़ेगी, कोई किसी विशेषज्ञ को यहाँ हिंदुस्तान से कहीं बुलाना पड़ेगा, कोई विदेश से भी ऐसा आदमी हो जिसको बुलाने से कुछ फायदा हो सकता हो, तो इनको लेके जाने के बजाय वो आ सकता है। ये तो कोशिश तो पूरी रहेगी। वो तो जब तक सही नहीं हो जाए तब तक जो करना चाहिए वो सब कर रहे हैं, परिवार करेगा और करना भी चाहिए। तो यहाँ जो है तमाम लोग आने जाने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर कुशल पूछने का। आप केदार मुलकठा नौखा से हूँ। अच्छा, आप नौखा से हैं? हाँ। विधानसभा क्षेत्र ये हमारे अपडेट है उनके बीकानेर जिले के राजनीतिक आकाशगंगा के ध्रुव तारे हैं। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि ये अखंड ब्रह्मांड के स्वामी इनको इनकी जो इनका स्वास्थ्य जल्द से जल्द इनको आराम मिले, ये हम प्रार्थना करते हैं भगवान से। और तो हमारे पास में क्या बात बाकी डॉक्टर अपना विधिवत कार्य कर ही रहे, डॉक्टर जो कुछ करे उससे हम संतोष है। बात बाकी तो हम परमात्मा से दुआ कर सकते हैं। तो उनके समर्थक जो हैं वो भावुक होते हुए भी नजर आ रहे हैं और यहाँ पर उम्मीद यही जता रहे हैं कि जल्द से जल्द स्वस्थ होकर के वे दोबारा से अपने कार्यकर्ताओं के साथ में अपने समर्थकों के बीच में पहुंचे और एक बार फिर से वो स्वास्थ्य लाभ ले सकें। और इस तरह की जो यहाँ पर कामना है, वो दुआ है, वो यहाँ पर की जा रही है। दूसरी तरफ जो न्यूरो आईसीयू में उन्हें रखा गया है, पूरा जो वेंटिलेटर है उस पर अभी उनकी जो तबीयत है वो स्थिर बताई जा रही है। गंभीर हालत जो है वो अभी लगातार बताई जा रही है। बिल्कुल महेश, तबीयत स्थिर बनी हुई है। जो उनके चाहने वाले हैं, जो समर्थक हैं, वो रोते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द उनके स्वास्थ्य में सुधार हो, क्योंकि लगातार प्रार्थनाओं और दुआओं का सिलसिला भी जारी है। बहुत शुक्रिया आपका महेश, तमाम जानकारियों के लिए। रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, एयरपोर्ट पर कस्टम की एक और बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कस्टम ने 350 ग्राम तस्करी का सोना पकड़ा है। शारजाह से जयपुर ये तस्करी की जा रही थी। यात्री से तस्करी का सोना पकड़ा गया है। सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, कैसे मिली है सफलता? बिल्कुल, जिस यात्री को कस्टम विभाग ने पकड़ा है उसके सामान की स्कैनिंग की जा रही थी और यात्री जब एयरपोर्ट से निकल रहा था तो उसकी स्थिति जो है थोड़ी संदेहास्पद थी। तो कस्टम विभाग के अधिकारियों ने उससे पूछा, लेकिन
उसने अपने पास किसी भी तरह की जो आपत्तिजनक कोई सामग्री होने से साफ इनकार कर दिया। जब उसका ट्रॉली बैग खोला गया तो उसमें ट्रॉली बैग के चारों तरफ किनारे पर जो वायरिंग होती है उसमें से उसने मेटल की वायरिंग को निकाल करके और सोने को वायरिंग के रूप में डाल रखा था। तो इस पूरी वायरिंग को जब कस्टम विभाग के अधिकारियों ने निकाला है तो वो करीब 350 ग्राम सोने के तार सामने आए हैं। व्हाइट गोल्ड है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 20 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। कस्टम अधिकारियों ने जो आरोपी यात्री है उसको पकड़ कर उससे पूछताछ की जा रही है। उसके बिल्कुल राकेश, पूछताछ जारी है और भी खुलासा